नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम कक्षा 7वीं की विज्ञान एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका को भरेंगे और एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो हमें दी गई है, इस एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के जो प्रश्न दिए गए हैं वो विज्ञान जो हमारी है उसमें से चुन करके प्रश्न दिए गए, ऐसे ही प्रश्न दिए गए हैं जो वार्षिक परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो आज हम इसका अध्याय 13 देखने वाले हैं, क्योंकि इसके पहले के सभी अध्याय हमने पिछली वीडियो के माध्यम से समझ लिए थे। और यदि आपने उनको नहीं देखा, नहीं समझा है, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है या टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। मेरे पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। तो आज हम समझेंगे इसका अध्याय 13, और अध्याय 13 में दिया गया है अवशिष्ट जल की कहानी। जो अवशिष्ट जल होता है ना, जो खराब जल होता है, उसकी कहानी देखिए। यहाँ पर थोड़ी पाठ के पूर्व की तैयारी है कि निम्नलिखित चित्र जो दिए गए हैं उन वाक्यों में नीचे दिए गए शब्दों को लिख करके ये जो यहाँ पे चित्र कह रहे हैं कि ये चित्र है, इसको पूर्ण कीजिए, ABCD, ठीक है ना। तो अपने साथी से चर्चा करके ये सारी इसमें दिया गया है कि नालियों का पानी काले रंग झाग से भरपूर होता है। अवशिष्ट जल, तो हमें किस प्रकार से इसको जोड़ना है। तो देखिए, सबसे पहले होता है अवशिष्ट जल। तो अवशिष्ट जल जो रहता है, अवशिष्ट जल को कहाँ लिखें, क्योंकि अवशिष्ट जल देखिए यहाँ लिखेंगे डी में, और डी में लिख करके अब ये अवशिष्ट जल होता है कहाँ जाता है, नालियों का पानी, ठीक है ना, काले रंग का पानी, झाग से भरपूर पानी, ये सभी पानी जाकर के मिलता कहाँ है, नालियों में जाकर के, है ना। तो ये अवशिष्ट जल होता है, नालियों से जाकर अवशिष्ट जल सीधा पूरा हो जाता है कि ये में सभी गंदगी मिली हुई है। और अपने साथी से चर्चा कीजिए कि जो डी में लिखा हुआ है ये क्यों लिखा है, अवशिष्ट जल, क्या उसने सही लिखा, अपने विचार लिखिए। तो देखिए, जो डी में लिखा हुआ है अवशिष्ट जल लिखा है, जो नालियों के काले रंग के झाग से दूषित पानी है, तो वो उसने क्या लिखा है, सही लिखा है। अब यहाँ देखें कि अब इस रेखा चित्र को पूर्ण करो और निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करो। इसमें बाहित मल, कार्बनिक अशुद्धियाँ, कार्बनिक अकार्बनिक अशुद्धियाँ, जीवाणु, सूक्ष्म जीव, ये जो दिए गए हैं, तो ये क्या है। इसी प्रकार से ये भी चित्र कहना चाहिए। इसमें सबसे पहले आएगा बाहित जल, ठीक है ना। और बाहित जल जो होता है उसमें क्या क्या रहता है, तो देखिए, जो बाह्य जल होता है उसमें सूक्ष्म जीव रहेंगे, उसमें जीवाणु रहेंगे, कार्बनिक अकार्बनिक सभी इसमें अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, किसमें, जो बाहित जल होता है। अब यहाँ देखें, अपने साथी से चर्चा करो, इनके अतिरिक्त बाहित मल में अन्य क्या अशुद्धियाँ हो सकती हैं, उन पर भी विचार करिए। तो देखिए, जो बाह्य जल होता है उनमें इसके अतिरिक्त मानव का मल भी होता है, तेल, मानव मूत्र हैं, फल सब्जी होती है, कचरा होता है, तो वो कहलाता है, ठीक है ना, बाहित मल। ठीक, आगे चलें। इसके बाद दिया गया है इनमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति जो हमें करना है, इसी में शब्द दिए गए हैं, बायोगैस है, अवशिष्ट है, 22 मार्च है, बाहित मल उपचार और यूकेलिप्टस, ये दिया गया है। तो झाग से भरपूर तेल मिश्रित काले भूरे रंग जल जो सिंक और शौचालय और लट्ठों आदि में, नालियों में जाता है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अवशिष्ट जल कहा जाता है, ठीक है ना। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, ये 22 मार्च को मनाया जाता है। इसमें लिखा है, बाकी और किसी में संख्या नहीं आई तो ये इसी में लिख देंगे। अवशिष्ट जल के उपचार का प्रक्रम वाहित मल कहलाता है। अवशिष्ट जल उपचार के सह उत्पाद आपके और बायोगैस है, ठीक है ना। बाहित मल संयंत्रों के चारों ओर यूकेलिप्टस के वृक्ष लगाने चाहिए। जो बाहित मल होता है उसके पास यूकेलिप्टस के पेड़ लगा देंगे, तो वो पेड़ जो है वहाँ से जो पानी रहता है उसको खींच लेता है, ठीक है ना। और यहाँ देखें, प्रश्न यहाँ से जो दिए गए हैं ये बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, इसमें से हमें छांट करके प्रश्न इनमें से लिखना है। तो यहाँ देखें, प्रश्न दिया है कि अवशिष्ट जल के उपस्थित उसमें कपड़ों के टुकड़ों और डंडियों, डिब्बों, प्लास्टिक के पैकेट, नैपकिन जैसे बड़े साइज के संदेश के अलग कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, सलाका छन्ने कहलाते हैं, वार स्क्रीन कहा जाता है, ये सी वाले ऑप्शन में दिया गया। निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग जल शुद्धिकरण में किया जाता है जिससे जल शुद्ध हो जाता है, ये क्लोरीन होता है। क्लोरीन की जो गोलियां आती हैं, यदि हम जल में डाल देते हैं तो हमारा जो पानी है वो क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। आगे देखें, प्रश्न 3 दिया है कि निम्न में से जल अवशिष्ट जल क्या कहलाता है। अवशिष्ट जल, जो कारखाने होते ना उनसे जो निकला हुआ पानी है वो अवशिष्ट जल है, ये सी वाले ऑप्शन में दिया है। तो सी वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे लिख दीजिए।
प्रश्न 4 देखें, जल प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारियां क्या होती हैं। भाई हैजा है, टाइफाइड, ये बीमारियां जल प्रदूषण के कारण होती हैं। बाकी जो इसमें बीमारियां दी गई हैं वो दूसरे वायु उसके जीवाणुओं के कारण होती हैं। यहाँ देखें 5वां दिया है कि भौम जल क्या कहलाता है। भूमि जल जो भूमि के अंदर होता है, ए में दिया भूमिगत जल है ना, यह भौम जल कहलाता है। प्रश्न यहाँ से देखें, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, अवशिष्ट जल उपचार संयंत्र में शलाका छन्नों के क्या कार्य हैं। तो शलाका छन्नों से अवशिष्ट जल में उपस्थित कपड़ों के टुकड़े, डंडियाँ, डिब्बे, प्लास्टिक के पैकेट, नैपकिन आदि अलग हो जाते हैं। तो इस प्रकार से वो अवशिष्ट जल है। प्रश्न दूसरा दिया कि जल दिवस कब मनाया जाता है। तो 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। ठीक है। प्रश्न तीसरा देखिए, इसमें है जल को रोगाणुमुक्त करने के लिए उपयोग की जाने वाली 2 रासायनिक जो होते हैं उनके नाम बताइए। तो जल को रोगाणुमुक्त करने के लिए जो उपयोग होते हैं 2 रसायन हैं, नंबर 1 ओजोन और दूसरी है क्लोरीन। ठीक है। तो क्लोरीन गोलियां या ओजोन ये हम उसमें डाल देते हैं तो जल क्या हो जाता है, रोगाणुमुक्त हो जाता है। प्रदूषित जल से होने वाले रोगों के नाम। तो देखिए जो प्रदूषित जल होता है उनसे हमने पहले भी देखा था कि इसमें टाइफाइड है, पोलियो है ना, मेनिंजाइटिस है, हेपेटाइटिस और पैचेस यानी जो आँव पड़ने लगती है वो रोग इसमें हो जाते हैं यदि हमारा जल खराब है। तो प्रदूषित जल है कहना चाहिए। अब जीवन के लिए जल है, इसका एक लोगों का चित्र बनाइए कि जीवन ही जल है। तो यहाँ देखें जल ही जीवन है, इस प्रकार का आप एक चित्र बना करके यहाँ पर इस प्रकार से कलर भी भर सकते हैं अपने पेन से। ठीक, चलिए आगे देखिए। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न क्रमांक 6 है, अवशिष्ट जल के उपचार में कौन कौन से प्रक्रम सम्मिलित हैं, क्रमबद्ध लिखिए। तो देखिए सबसे पहले तो शलाका छन्ने अवशिष्ट जल है उसको छाना, गेट व बालू के अलग करना और आप अपंक विधि का उपयोग करना, एक अपंक विधि होती है उसका भी इसमें उपयोग किया जाता है। प्रश्न 7 में देखें तो प्रश्न 7 में दिया गया है कि यदि अशुद्ध जल पीने के लिए उपयोग किया जाए तो क्या होगा। अशुद्ध जल को पीने के लिए यदि उपयोग किया जाए तो हमें यहाँ पे बैक्टीरियल संक्रमण रोग हो सकते हैं, दस्त लग सकते हैं, पैचेस हो सकती है, पोलियो जैसी बीमारियाँ हो सकती हैं यदि हम अशुद्ध जल का उपयोग करेंगे या अशुद्ध जल को पिएंगे। तो शुष्क अपंक का उपयोग कहाँ किया जाता है। शुष्क और अपंक जो होता है उसका उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। काय के रूप में, खाद के रूप में जो अपंक होते हैं। प्रश्न 10वां देखिए, प्रश्न 10 दिया गया है, इसको तेल और वसाओं में को नाली में क्यों नहीं बहाना चाहिए। जो तेल रहता है, वसा रहती है, तो तेल और वसा नाली में बहाने से क्या होता है, पाइप में परत जम करके उन्हें अवरुद्ध करते हैं और खुली नाली में वसा मृदा के रंध्रों को बंद कर देते हैं। इसलिए नालियों में तेल और वसा को नहीं बहाना चाहिए। यहाँ देखें प्रश्न 11 यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। तो इसमें दिया है कि वाहित मल क्या है और अनुपचारित वाहित मल को नलियों अथवा समुद्रों में विसर्जित करना हानिकारक क्यों है, इसको समझाइए। तो देखिए घरों, उद्योगों, कृषि कार्य, खेतों और अन्य मानव क्रियाकलापों में उपयोग किया हुआ जो अवशिष्ट जल होता है वो वाहित मल कहलाता है और अनुपचारित वाहित मल को नालियों, समुद्रों में विसर्जित करने से जल प्रदूषित हो जाता है, जिससे नहाने से त्वचा संबंधी रोग हो सकते हैं और पीने से पेट संबंधी बीमारियां भी उत्पन्न होती हैं। इसलिए हमें जो वाहित मल है उनको अनुपचारित मल और नदियों में या हमारे जो पीने के स्रोत हैं, पानी जहाँ से मिलता है उनमें नहीं बहाना चाहिए। ठीक है। प्रश्न 12वां देखिए, प्रश्न 12वां दिया गया है, अपंक क्या है। तो अपंक उसको भी समझाइए कि इसे कैसे उपचारित किया जाता है अपंक को। तो जो अपंक जल होता है, अपंक अवशिष्ट जल का सह उत्पाद है। यह मल जैसा ठोस अवशिष्ट है। टंकी की पेंदी में एकत्रित संक्रियत अपंक में लगभग 97% जल होता है। जल को बालू द्वारा बनाए गए शुष्क तलों द्वारा अथवा मशीनों द्वारा हटा दिया जाता है। इससे अपंक शुष्क हो जाता है और इसका उपयोग खाद के रूप में करते हैं। ये कार्बनिक पदार्थ और पोषक तत्व मृदा में चले जाते हैं तो वहाँ से मृदा उत्पन्न हो जाती है, खाद बन जाता है। प्रश्न 13 देखें, इसमें है कि कृमि प्रसंस्करण शौचालय क्या है। अपने शब्दों में लिखिए, जो कृमि प्रसंस्करण शौचालय है किस प्रकार से होते हैं।
तो यहाँ देखें, भारत में ऐसे शौचालयों की रूपरेखा का परीक्षण किया गया है जिसमें मानव मल को केंचुओं द्वारा उपचारित किया जाता है। जो मानव का मल होता है उसमें केंचुआ उपचारित कर दिए जाते हैं उसी से। यह तकनीकी मानव मल को सुरक्षित प्रसंस्करण के लिए आदर्श सिद्ध हो सकती है, और क्योंकि इसमें जो है इसके उपयोग से जल की बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है, इसलिए उसी में ये उपचारित हो जाता है। इसमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। प्रश्न 14वां देखें। प्रश्न 14वां में है कि बाह्य मल निपटान की वैकल्पिक विधि या व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, उसको लिखिए। तो देखिए, बाह्य मल निपटान की वैकल्पिक व्यवस्था स्वच्छता की स्थिति सुधारने के लिए कम लागत के यथास्थान बाह्य मल निपटान तंत्रों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके कुछ उदाहरण हैं कि जैसे मान लीजिए सेप्टिक टैंक हैं, ये बनाए जा रहे हैं। रासायनिक शौचालय, कंपोस्टिंग पिट आदि का उपयोग किया जाता है। सेप्टिक टैंक उन स्थानों के लिए उपयुक्त हैं जहां मल वाहक की व्यवस्था नहीं है, और जैसे कि आपने देखा होगा अस्पताल हैं, अलग अलग बने भवन हैं, 4-5 घरों के समूह हैं, तो ऐसे जो घर होते हैं उनके लिए सेप्टिक टैंक बना दिए गए हैं। ठीक है ना, उसमें जो है सारे हमारे बाह्य मल निपटान की उसमें व्यवस्था होती है। चलिए, प्रश्न 15वां देखिए। प्रश्न 15वां में दिया गया है कि स्वच्छता के संदर्भ में एक सक्रिय नागरिक के रूप में अपनी भूमिका को समझाएं। तो देखिए, स्वच्छता के संदर्भ में एक सक्रिय नागरिक की भूमिका है कि अवशिष्ट पदार्थों की मात्रा और उनकी विविधता को कम करने का प्रयास करना चाहिए, और अपने आसपास पड़ोस, सार्वजनिक स्थान और सड़कों पर फैले हुए कूड़े कचरे को दान की जो जानकारी है उसको नगर पालिका अथवा ग्राम पंचायत को देनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से जो कचरे कूड़े रहते हैं इन सबको निपटान हो सकता है। प्रश्न 16 देखें। 16 में दिया गया है कि अवशिष्ट जल से स्वच्छ जल प्राप्त करने की प्रक्रम को सम्मिलित चरणों का संक्षेप में विवरण कीजिए। तो देखिए, अवशिष्ट जल में तैरने वाले तेल और ग्रीस जैसी अशुद्धियों को हटाने के लिए अपमंत्रित यानी स्किमर जो होते हैं उनका उपयोग किया जाता है। इस प्रकार साफ किया गया जल निर्मलीकृत जल कहलाता है। आपंक को एक पृथक टंकी में स्थानांतरित किया जाता है जहां यह अवायवीय जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका जो है सम्मिलित जो इसमें चरण है इस प्रकार से आपको लिख देना है। चलिए, प्रश्न यहाँ देखें, 17वां प्रश्न दिया गया है। तो 17वें प्रश्न में है, यहाँ इसमें प्रश्न 17वां में दिया है कि स्वच्छता और रोगों के बीच के संबंध जो होते हैं उनको समझाइए। तो देखिए, स्वच्छता की कमी और संदूषित पेयजल अनेक रोगों को जन्म देते हैं। यदि यहाँ स्वच्छता नहीं है तो वहाँ रोग उत्पन्न होते हैं। हमारी जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग खुले स्थानों में, नदी के किनारे, रेल की पटरियों, खेतों में, जल स्रोतों आदि में ही मल त्याग कर देते हैं, इनके आसपास मल त्याग करते हैं। इससे जल और मृदा दोनों ही प्रदूषित हो जाते हैं। इससे दुर्गंध फैलती है तथा अनौपचारिक जो मल होता है विभिन्न रोगाणु बनाते हैं, और जिससे अनेक रोग पनपते हैं या उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। इसमें दिया गया है, प्रोजेक्ट दिया है और इसमें दिया गया है कि जल संरक्षण पर पोस्टर बनाकर कक्षा में लगाइए। तो आपको जो है इस प्रकार से आपको चित्र दे दिया होगा जल संरक्षण का, और आप ऐसा बना सकते हैं। ये पोस्टर है कि हमें जल का संरक्षण किस प्रकार से करना चाहिए। जैसे बरसात होती है तो बरसात के समय हमारे घरों का पानी बह जाता है, तो हमारे पूरे घर जो रहता है उसका पानी एकत्रित करके एक जगह से बहाना चाहिए इस प्रकार से, और जो हमारा शोक पेटी या टैंक रहता है उसमें हम उसको एकत्रित करें पानी को। ये टैंक में एकत्रित किया, फिर इसके बाद धीरे से अपने जो हमारे खेत खलिहान होते हैं, पेड़ पौधे रहते हैं, उनमें इस प्रकार से उसको ले जाना चाहिए, जिससे कि ये पेड़ पौधे पानी को सोख लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पानी को सुरक्षित कर सकते हैं, और फिर इस पानी का बाद में अपना कुआं खोद के या जो हमारा बोरवेल रहता है ना, उससे हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम पानी का बचाव करें, फालतू पानी ना बहाएं। प्रश्न यहाँ पे 2 यानी प्रोजेक्ट के रूप में दिया गया है। प्रश्न यहाँ दिया कि अपने घरों में जल की उपयोगिता को देखते हुए तालिका को पूर्ण कीजिए। घरों में हमें पानी कहाँ कहाँ किस किस जगह पर कितना कितना हम उपयोग करते हैं। तो यहाँ देखें, जो हमारे द्वारा किया गया कार्य है, हम कौन कौन से घर में कार्य करते हैं, कपड़ा धोते हैं, खाना बनाते हैं, है ना,
पीने के लिए पानी का उपयोग, पेड़ सींचना, गाड़ी धोना, नहाना, बाथरूम करना, ब्रश करना इत्यादि में पानी हमारा उपयोग होता है। और कितना कितना उपयोग होता है तो ये देखें, यहाँ इसकी मात्रा दी गई है कि हम यदि कपड़ा धोते हैं तो हमें 20 लीटर पानी है, खाना बनाना है ना 15 लीटर पानी का उपयोग होता है, पीने के लिए 5 लीटर, हम पेड़ सींचते हैं 10 लीटर में, इस प्रकार से गाड़ी धोना इत्यादि इत्यादि ये सारे हमने इसमें लिख दिए हैं। तो आप भी इसी प्रकार से इनको लिख दें कि हमें कितना कितना पानी उपयोग होता है, और आप जितना उपयोग करते हैं उसकी मात्रा को व्यवस्थित लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखें जो हमने तालिका बनाई है, इसमें जल की खपत सबसे कम किस कार्य में करने में हुई, तो हमें सबसे कम पानी ब्रश करने में लगता है, मात्र आधा लीटर या उससे भी कम। जल की खपत सबसे अधिक किस कार्य को करने में हुई है, तो गाड़ी धोने में बहुत ज़्यादा पानी लग जाता है, फालतू का पानी बहाते रहते हैं गाड़ी धोने में। ठीक है ना। और यहाँ देखें प्रश्न तीसरा इसी का, तो इसमें है कि उपयोग के पश्चात आप जो है ऊपर उपयोग किए हुए जल का पुनः उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो गाड़ी बना जो हमारा खाना बनाते हैं और हम जो है गाड़ी धोते हैं, उनसे निकला पानी वो हम पुनः पेड़ों को उपयोग कर सकते हैं, जिससे वो पानी हमारा बर्बाद नहीं होता है, ना बहे, तो हम इनका उपयोग भी एकत्रित करके इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दिए गए थे प्रोजेक्ट के प्रश्न हैं। यहाँ देखें प्रश्न क्रमांक 4 दिया गया है कि अपने घरों में पानी की बचत के लिए आप क्या प्रयास करेंगे, इसी प्रोजेक्ट का प्रश्न है। तो हम यहाँ से देखिए इस प्रकार से लिख देंगे कि शावर टब की जगह बाल्टी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि शावर से पानी फालतू चला जाएगा। ब्रश करते समय नल को बंद रखेंगे, नालों जो होते हैं उनके लीकेज को ठीक करेंगे, और वर्षा के पानी को एकत्रित कर उसका भी हम उपयोग कर सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं। प्रश्न 5वां देखिए, प्रश्न 5वां में दिया है कि घरों में जल संरक्षण जो शुद्धिकरण किन किन विधियों से किया जाता है, तो देखिए पानी उबाल करके हम पानी शुद्ध कर सकते हैं, क्लोरीन की दवाई डाल करके, या छानना होता है ना, पानी में फिटकरी डालें, उससे भी हम पानी को क्या कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं। प्रश्न 6 दिया गया है कि अशुद्ध जल के उपयोग में कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, तो देखिए जो अशुद्ध जल होता है जिसको हमें पीना नहीं चाहिए, अशुद्ध ऐसा लिख लीजिए, अशुद्ध है ना, या यहाँ आधा धा बना दें, इस प्रकार से बनाएं, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है अशुद्ध ऐसा बना लीजिए। ठीक है, अशुद्ध जल के उपयोग से है जैसे जो है टाइफाइड है, पीलिया है, हेपेटाइटिस है, पैचेस है और मेनिंजाइटिस है, ये रोग हो सकते हैं। इसलिए जो बीमारियां हैं ये अशुद्ध जल के कारण ही होती हैं, तो हमें इनसे बचना चाहिए, यानी हमें अशुद्ध जल का उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो प्रश्न 1 से 6 तक के जो हमारा प्रोजेक्ट है उसके दिए गए थे, ये भी आपने कंप्लीट कर लिए, और जो हमारा पार्ट दिया गया इसमें 17 तक के प्रश्न इसमें दिए गए थे, ये सभी आपने इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कर लिए हैं। और यदि मान लीजिए आप नहीं लिख पाए हैं तो वीडियो को पॉज करें, वीडियो को रोक दें, और प्रत्येक प्रश्न को सही सही तरीके से लिख करके इस वीडियो को जब आप 1-2 बार देखेंगे तो सभी प्रश्न आपको याद भी हो जाएंगे। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे देखना और चाहते हैं बाकी जो और सब्जेक्ट हैं, ठीक है, तो सभी विषयों की तैयारी इसी जो चैनल है इसके माध्यम से की गई है। तो आपको जो है आगे सभी वीडियो इसी चैनल पर और इसकी जो प्लेलिस्ट है उस पर जाकर के आप सभी वीडियो देख सकते हैं। और जो हमारा आगे जो हम कक्षा 7वीं के बाद जैसे हम कक्षा 8वीं में आएंगे तो इसमें मीन्स का मेरिट की परीक्षा की तैयारी इसी चैनल के माध्यम से करवाई जाती है। यदि आप करना चाहते हैं और परीक्षा देना चाहते हैं, क्योंकि उसमें 12,000 रुपया वार्षिक छात्रवृत्ति मिलती है, तो इसकी तैयारी भी इसी चैनल से करवाई जाएगी। तो आप जो है इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी कर दें। ठीक है, आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। थैंक यू, धन्यवाद।